हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 2 सॉल्व कर लिया है, और इस टेस्ट नंबर 3 का ये 5th पार्ट है। 4th पार्ट इसके आ चुके हैं। जिसने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और होम पेज पे जाएँ मेरे चैनल के, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो और इसके साथ साथ हम लोग दृष्टि का भी टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं 101 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि फसल बीमा योजना, वर्षा योजना निम्नलिखित में से किसके एकाधिकार में है, तो बताना है। तो ऑप्शन ए है नाबार्ड, बी है एलआईसी, सी है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड, सी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आती है। और ये 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई थी, और इसमें 3 फसलों को शामिल किया गया था। इसमें खरीफ, रबी और बागवानी और कमर्शियल क्रॉप को। तो खरीफ के लिए किसानों को 2% प्रीमियम देना पड़ता था, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना पड़ता था, और बागवानी और कमर्शियल के लिए 5% प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, ताकि उनकी जो फसल का नुकसान होता है वो इसे पूरा किया जाता है। अगर किसानों की कोई नेचुरल कैलेमिटी की, जैसे वर्षा हो गई, आपदा आ गई, सूखा पड़ गया, इसके लिए उन किसानों को सहायता, मतलब उनकी राशि दी जाती है उनकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि यदि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है तो ऑप्शन है, यह बैंक दर में वृद्धि का परिचायक है, यह बैंक दर में कमी का परिचायक है, यह रेपो दर में वृद्धि का परिचायक है, यह ब्याज दर में वृद्धि का परिचायक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यह बैंक दर में वृद्धि का परिचायक है। क्योंकि आरबीआई क्या करती है, 2 मुद्रा नीतियाँ अपनाती है, एक सस्ती मुद्रा नीति, एक महंगी मुद्रा नीति। तो उसमें क्या करती है, जब उसे मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो उसको जब शक करने के लिए जो अपने पास वो आरबीआई पैसा मंगाना चाहती है, तो वो महंगी मुद्रा का नीति का अनुसरण करती है, इसीलिए बैंक दर की में वृद्धि कर देती है। लेकिन जब सस्ती मुद्रा अपनाती है तो जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है, मतलब पैसे की तरलता नहीं होती, उसको बढ़ाने के लिए वो सस्ती मुद्रा का यूज़ करती है, जिसमें बैंक दर में जो वृद्धि होती है उसको घटा देती है। ठीक है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। कथन ए है, बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण है। इसमें मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, तो इसका जो है ये गलत है, क्योंकि मुद्रास्फीति से बेरोजगारी का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। हाँ, लेकिन अप्रत्यक्ष कह सकते हैं कि अगर लोगों के पास रोजगार होगा तो उनके पास पैसे होंगे, और पैसे होंगे तो वो उपभोग की वस्तुएं खरीदेंगे, जैसे टीवी, फ्रिज, ऐसी चीज़ें खरीदेंगे। तो मतलब हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली इसका कोई मुद्रास्फीति पे इम्पेक्ट नहीं पड़ता है बेरोजगारी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये बताना है। तो स्टेटमेंट 1 है शिशु मृत्यु दर, अल्प पोषण और शिशु वृद्धि रोधन। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही, इन तीनों का उपयोग करती है IPR। और इसके साथ साथ जो एक और पैरामीटर होता है, उसको जैसे चाइल्ड वेस्टिंग भी कहते हैं, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, अंडर न्यूट्रिशन और चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ये 4 पैरामीटर का यूज़ करती है। ठीक है, लेकिन जो 2019 में ये भुखमरी, वैश्विक भुखमरी सूचकांक आया है, इसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने 2019 में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इस बार ये जो भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड ने इसको जारी किया है। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे जहाँ सबसे कम गरीबी है, मतलब सबसे कम भुखमरी है, वो है बेलारूस। 2019 का ये आंकड़ा है, और भारत की इसमें रैंक है 117 देशों में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है, तो ये बताना है। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, कौशल
का अभाव। तो इसमें ये गलत है, क्योंकि प्रति व्यक्ति का इसमें कोई औचित्य होता नहीं है बेरोजगारी का, वो तो जीडीपी में काउंट होता है। तो ये तीनों पैरामीटर और सही हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सरकार द्वारा किया गया ऐसा व्यय जिससे सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है तथा दायित्व में कमी आती है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है ये? इनका कहने का मतलब है कि राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय या सार्वजनिक व्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पूंजीगत व्यय। क्योंकि जब जैसे पूंजीगत व्यय की बात करें तो जैसे एक कंट्री किसी दूसरे देश को ऋण देती है, तो ऋण देती है तो उससे उसकी आय तो उसको प्राप्त होती है ब्याज के रूप में, लेकिन उसका उत्तरदायित्व नहीं रहता, उसका कैसे पैसे को मैनेज करना है वो जिसको ऋण दिया जाता है वो मैनेज करता है। इसीलिए कहा जाता है कि परिसंपत्ति में तो वृद्धि होती है लेकिन दायित्व में कमी आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में विभिन्न देशों की तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्या यह विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, आईएमएफ, यूएनडीपी या वैश्विक विश्व आर्थिक मंच द्वारा? तो इसका ऑप्शन ए सही है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। पहले इसका जो रहन सहन का तुलनात्मक निर्धारण जो क्रय शक्ति समता के विधि का प्रयोग आईएमएफ आईएमएफ के द्वारा किया जाता था 1998 के लगभग में, लेकिन वर्तमान में ये अब विश्व बैंक करती है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रकाशन सर्वप्रथम कब मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया? तो ये बताना है, ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रकाशन के बारे में। तो क्या 1997, 1905 या फिर 2010 का? फिर से सुनिए, थोड़ा सा डाउट हो गया हमको लगा। ऑप्शन ए है 1997, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2010, ऑप्शन डी है 2003। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2010। ठीक है, तो इसमें शामिल किया गया था। और इसके 3 पैरामीटर होते हैं। ये जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक होता है इसके 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है स्वास्थ्य, एक होता है शिक्षा और जीवन स्तर। 3 स्तरों पे किया जाता है। ये अभी रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि 2006-7 से 2015-16 के बीच भारत में 55% से गरीबी घटकर 28% पर हो गई है। और इसमें सबसे गरीब जो देश हैं, नहीं गरीब जो स्टेट हैं, उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और एमपी, ये 4 मतलब राज्य हैं क्रम से। सबसे गरीब बिहार है, झारखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर एमपी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि ऐसा बाजार जिनमें किसी वस्तु अथवा सेवा का आपूर्तिकर्ता अपनी इच्छा अनुसार व्यापार कर सकने की स्थिति में होता है, कहलाता है। क्या ये कोर बाजार होता है, कर्व ट्रेडिंग होता है, चिट फंड बाजार होता है, कैप्टिव बाजार होता है? तो ऑप्शन डी सही है, ये कैप्टिव बाजार होता है, इसके बारे में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें एक आर्थिक समीक्षा 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान है? गाइज ये देखो, करंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हमारा आर्थिक समीक्षा आया था 31 जनवरी 2020 को, उसके बारे में बात करें कि उसमें कहा गया था कि कितना है। तो ये 5.5 से 6%, बी ऑप्शन है 4.8%, सी ऑप्शन है 6 से 6.5 है, और डी है 5 से 5.6। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 6% से 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है 2021 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि जो आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया है? तो क्या यह फूड टू फाइनेंस है, होम थाली है, या थालीनॉमिक्स है, या पॉकेट एंड प्लेट है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, थालीनॉमिक्स कहा गया। थालीनॉमिक्स क्या है कि जब एक आम आदमी द्वारा पौष्टिक थाली के लिए खर्च की समीक्षा जो की जाती है उसी को थालीनॉमिक्स कहते हैं। और ये 2006-7 से 2019-20 के बीच जो शाकाहारी थाली की वहनीयता है, मतलब उसमें कितना वो वहन करती है, वो उसमें 29% सुधार हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5,000 मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत की बुनियादी संरचना पर कितना खर्च करने की ज़रूरत है? तो ये
आर्थिक समीक्षा में कहा गया था, तो ये 1200 अरब डॉलर, बी है 1400 अरब डॉलर, सी है 1600 अरब डॉलर, डी है 1800 अरब डॉलर। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि 1400 अरब डॉलर, तभी 2024-25 में हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वर्ष प्रस्तुत सर्वेक्षण की थीम क्या है, ये बताना है। तो ये धन क्रिएशन है, लैंगिक समानता है, कृषि क्षेत्र में बेहतर अवसर है, या बुनियादी अवसंरचना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, धन सृजन है। इसमें ये हमारे जो आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम, ये 31 जनवरी 2020 को इन्होंने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। ठीक है, उसी में बताया है कि वेल्थ क्रिएशन जो है इस आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है, एमसी मैरी कॉम को हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वाली वह प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये प्रथम महिला खिलाड़ी हैं और पद्म विभूषण से सम्मानित की गई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इसरो ने द्वारा लॉन्च की गई व्योममित्र एक है, एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक है, गगन मिशन में सहायता देने हैं तो ह्यूमनॉइड है, रोबोट है, या फिर मानव रहित ड्रोन है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गगन मिशन में सहायता देने हैं तो ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा 2022 का गगन मिशन है, जो जिसमें स्पेस में वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा, तो उसी के ट्रायल के लिए ये पहले 2 ट्रायल इसमें किए जाएंगे, जिसमें इसी ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा कि जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है वो क्या सेफ़ है, क्या हम जो उसमें भेजेंगे उसे पूरी तरीक़ा से उसको मतलब दोबारा वो स्पेस से जाकर यहाँ पृथ्वी पर आ सकती है। इसी को चेक करने के लिए ये 2 मिशन हैं, इसके अंतर्गत जो है 2020 और 21 में ये किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 22 में वैज्ञानिकों को स्पेस में भेजा जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में हाल ही में भारत ने 76वां स्थान प्राप्त किया। यह रिपोर्ट जारी की जाती है तो क्या विश्व आर्थिक फोरम द्वारा, या फिर विश्व बैंक, IMF, या अंकटाड। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। और इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन डेनमार्क की है। डेनमार्क इसमें फर्स्ट पोजीशन है, और 76 देशों में, मतलब 76वां इंडिया का रैंक है 82 देशों में। टोटल इसमें 82 देश हैं, उसमें इंडिया का 76वां रैंक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के किस राज्य ने 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव किया है। तो ये क्या तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है, कर्नाटक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश ने ये प्रस्ताव किया है कि वो 3 राजधानियां बनाएगा। एक है विशाखापट्टनम, अमरावती, कुरनूल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें नसीम अल बहार के बारे में पूछा गया है कि इस नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था। तो क्या भारत एवं मंगोलिया के मध्य हुआ है, या फिर भारत एवं ओमान में हुआ है, या भारत फ्रांस में हुआ है, फ्रांस के मध्य हुआ है, या भारत या ईरान के मध्य हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत और ओमान के मध्य हुआ है, और इसका आयोजन ओमान में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक तिथि को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। तो क्या 31 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी, या 26 जनवरी। तो ऑप्शन सी सही है, इसका 23 जनवरी, क्योंकि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। उसी दिन को जो है इनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में हाल ही में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्या 10वां है, 91वां है, या 13वां है, या फिर 61वां है। तो गाइज इसमें कोई भी ऑप्शन ये सही नहीं, ये गलत कुछ ऑप्शन है। इसमें इस बार जो रैंकिंग है इसकी इंडिया की वो 53वीं है, क्योंकि 2019 की रैंक थी, 2019 में इसकी रैंक थी 43। अब 10 रैंक ये नीचे चला गया है। इसीलिए इस बार सरकार की आलोचना हो रही थी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसकी रैंकिंग 10 रैंक नीचे जाना, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था, इसीलिए हमको लगता पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताया है, कटरीना सकेलारोपोलू हाल ही में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। तो क्या ओमान की हैं, ग्रीस की हैं, अल्बानिया की हैं, या बुल्गारिया की हैं। तो ऑप्शन बी सही है, ये ग्रीस की पहली महिला हैं
जो राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले ग्रीस में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला है। तो इसका ऑप्शन ए बिपिन रावत, ऑप्शन बी मुकुंद नरवणे, सी विक्रम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बिपिन रावत ने इसका कार्यभार संभाला है। और ये जो चीफ ऑफ डिफेंस है, ये क्या करेगा, ये जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, उनसे इंटरेक्शन करेगा और उसके बाद ये सरकार से इंटरेक्शन करेगा। मतलब ये एक मीडिएटर है सरकार और तीनों सेनाओं के बीच, ताकि ये तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित किया जा सके। और कोई भी बात हो तो वैसे वो तीनों सेनाध्यक्ष क्या करते थे, डायरेक्टली सरकार से बात करते थे। इसीलिए ये पोस्ट को क्रिएट किया गया है, ताकि तीनों सेनाओं में अच्छा तालमेल बिठाया जा सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो क्या बेंगलुरु में किया गया, वाराणसी या पुणे, फिर या जालंधर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बेंगलुरु में किया गया। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो क्या ये वासुदेव माही हैं, बिमल कुरूप हैं, नीता भागवानी हैं या एस जयशंकर हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वासुदेव मोही हैं। और इन्हें इनकी एक कहानी संग्रह है चेकबुक, इसके लिए दिया गया है। ये सिंधी लेखक हैं। और ये जो सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये 1991 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में। और ये जो संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं, इन्हीं में दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ब्रू रियांग हाल ही में ब्रू रियांग जो जनजातियों के पुनर्वास को लेकर उत्तर पूर्व भारत के किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है, ये बताना है। ब्रू या रियांग जनजाति जो है, तो क्या ये हुआ है असम अरुणाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम असम, या फिर त्रिपुरा मिजोरम, या फिर नागालैंड मिजोरम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, त्रिपुरा और मिजोरम के बीच हुआ है ब्रू रियांग समझौता। और ये ब्रू समुदाय के जो लोग होते हैं, ये भारत के मूल निवासी हैं, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में रहते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम व गैस प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है इसका आंसर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारी पीडीएफ की लिंक मिल जाएंगी। ठीक, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।